गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा कोर्स है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल के ऊपर। सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल ये कोर्स IIBF प्रोवाइड करता है। IIBF को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेटअप किया है बैंकों में कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस IIBF और भी बहुत सारे एग्ज़ाम लेता है, जैसे JAIIB, CAIIB, सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल, सर्टिफाइड ट्रेड फाइनेंस, डिप्लोमा इन बैंकिंग, बैंकिंग ट्रेनिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसमें से JAIIB और CAIIB एक जनरलाइज्ड एग्ज़ाम है जो सभी स्ट्रीम के लिए बेनिफिशियल हैं, सभी स्ट्रीम के लिए बेनिफिशियल है, यूज़फुल है और उनके डे टू डे बैंकिंग प्रैक्टिस में उनको हेल्प करते हैं। बट IIBF ने कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सों को भी लॉन्च किया हुआ है फर्दर बैंक के अंदर स्ट्रीम स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। उन्हीं कोर्सेज में से एक कोर्स है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल। सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एक्चुअली ये वाला एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है और इसमें क्लासरूम ट्रेनिंग होती है जो फिज़िकल मोड में और ऑनलाइन मोड दोनों में ली जा सकती हैं, जिसमें 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें 25 मिनिमम मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। ये 3 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। अगर आप दिल्ली बॉम्बे सेंटर्स पे हैं तो ये अच्छा होगा कि आप इन क्लासेस को जाके ज्वाइन करें। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम की कमी है या फिर आप किसी रिमोट लोकेशन या किसी टायर 2 या 3 सिटी में जहाँ पर आपके इनके सेंटर्स नहीं हैं, वहाँ पर आप ऑनलाइन मोड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। फिजिकल मोड में 6000 अपार्ट फ्रॉम रेगुलर जो 6000 फीस है उसके अलावा लगता है। तो ऑनलाइन मोड में आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, आपको खाली एक लैपटॉप, एक प्रॉपर ब्रॉडबैंड कनेक्शन और 3 डेज़ की लीव और चाहिए होगी, क्योंकि विदाउट लीव यू कैन नॉट मैनेज विद दिस, बिकॉज जो उसकी टाइमिंग होती है वो मॉर्निंग 10 o'clock से लेके इवनिंग 5 o'clock तक होती है और जनरली वो क्लासेस वर्किंग डेज में ही रखी जाती हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद इस फील्ड में आपको काफ़ी अच्छी एक्सीलेंसी आ जाएगी। आप क्रेडिट में नॉट ओनली केवल बैंक में बल्कि NBFC में और बहुत सारे है ना ऑर्गेनाइजेशंस में, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक एंड NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन सभी में आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। अगर आप अभी ही इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में हैं तो आपको इन बेटर ना पोर्टफोलियो पे काम करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपका CV स्ट्रांग हो सकता है, आपको फ्यूचर में और अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, वी विल मूव अहेड। Today is our first class. In this class, we will cover overview of credit and principle of lending. हम लोग इस क्लास में क्रेडिट का एक ओवरऑल व्यू लेंगे कि क्रेडिट क्या होता है, किस तरह से बैंकों में यूज होता है और इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखना चाहिए। देन हम इसी के अंडर में हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर भी कवर करेंगे, दैट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग। आई विल गिव यू इन डिटेल व्हेन दिस स्लाइड विल कम। ओके फ्रेंड, वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द क्रेडिट मैनेजमेंट? क्रेडिट मैनेजमेंट क्या है? प्रोफेसर कीनली सेड, बाय क्रेडिट वी मीन द पावर विच वन पर्सन हैज टू इंड्यूस another to put economic goods at his disposal for a time on promise or a future payment. Credit is thus an attribute of power of the borrower. इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? इसका मतलब कि पर्सन A पर्सन B को गुड्स, मनी, समथिंग, सम काइंड ऑफ थिंग देता है पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम के लिए। उस टाइम फ्रेम में वो पर्सन उस मनी को यूटिलाइज करता है विद दिस प्रॉमिस कि विद फ्यूचर कंपनसेशन वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसको वापस कर देगा।
जब उसका वो पर्पस या फिर जब उसका वो जिस थिंग के लिए उसने यूज़ किया है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इट्स रिलेटेड विथ फ्यूचर ऑब्लिगेशंस और फ्यूचर कमिटमेंट। Another definition we will go, that one give by Professor Gibb. It is an exchange which is complete after the expiry of a certain period of a time. Definitely he will say the same, as he said that there are certain period of time. तो आज मनी हम किसी पर्सन को लैंड करते हैं या गुड्स भी लैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। नॉट ओनली द मनी, गुड्स आल्सो कम अंडर द क्रेडिट मैनेजमेंट। जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं वो क्रेडिट पे कई बार गुड्स देते हैं यूज़ करने के लिए, आफ्टर सर्टेन पीरियड उनको मनी वापस मिलती है, तो दैट मीन्स आल्सो कम अंडर द क्रेडिट। तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस। द थर्ड वन इज definition we will go, Professor Kolek, credit is a purchasing, not a drive from income but created by financial institution either as an offset to idle income held by depositor in the bank or as a net addition to the total amount or purchasing power। देखिए फ्रेंड, ये जो डेफिनेशंस है ये थोड़ी बैंकिंग टर्म्स में ज़्यादा स्पेसिफिक डेफिनेशंस है, क्योंकि बैंक के पर्सपेक्टिव से जो क्रेडिट की हम डिफाइन करना चाहेंगे वो इसमें पर्टिकुलर ज़्यादा मोर एलाबोरेटेड वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। कैसे, वो ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। जनरली हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं मनी। सपोज पर्सन ए डिपॉजिट करता है 1000 रुपीज़। जब पर्सन ए 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करता है तो बैंक उसको लैंड करती है किसी और पर्सन को, और एज यू नो कि फ्यूचर लॉसेस को कवर करने के लिए उसमें से 9% ऐसे बेसिल 2 नॉर्म्स, बेसिल 3 नॉर्म्स वेयर वी हैव टू पार्क सम मनी फॉर कैपिटल एडिक्वेसी। सो 9% जो मनी होती है यानी कि 90 रुपीज़ को वो बैंक SLR यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देगी और बाकी बचे हुए सारा पैसा वो मार्केट में लैंड कर देगी। लेकिन क्या होता है, वो पर्सन उस मनी को इमीडिएटली यूज़ नहीं करता। जनरली वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में उसकी यूज़ करता है, और अगर यूज़ करता भी है तो उसके साथ वो अगेन उसको पार करके रखता है। कहाँ पार करके रखता है? अगेन बैंकों में ही पार करके रखता है। बैंक क्या करती है, अब वो बैंकों के लिए डिपॉजिटर भी बन जाता है। तो बैंक वो मनी किसी दूसरे पर्सन को लैंड कर देती है। इस बार कितना लैंड करती है? जो पिछली बार 910 रुपीज़ बचा हुआ था और जो उसने यूज़ किया, उसके अलावा जो बचा उसमें से 10% 9% कट करके एज कैपिटल पार करके रिमेनिंग मनी को वो अगेन फर्दर अनदर पर्सन को लैंड कर देते हैं। सो यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे डिपॉजिटर ने सिर्फ 1000 डिपॉजिट किए थे, लेकिन बैंक ने 9000 रुपीज़ लैंड कर दिए मार्केट में। दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फील्ड। Okay friend, I hope you understand what is the credit and how it is defined in terms of banking. Now we will move another slide. Function of यहाँ पे तो कह रही थी ना, फंक्शन ऑफ द बैंक। बेसिकली बैंक की दो ही मेन फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डिपॉजिट, यानी कि person who wants to park their money, ideal money which is not utilizing right now, and that one is for future purpose only. They just park that money as a deposit to the bank. So taking a deposit is the primary function. Then वो person बैंक उसका क्या करेगी? बैंक is giving her interest to him, so definitely bank has to earn some interest on that money to cover the interest expenses happen on that accepting that deposit, as well as operating expenses, and apart from it return on capital also. So all these to cover all these functions, bank has to lend the money to somewhere else where it will get a handsome returns. So these are the primary function of the bank: deposit of the money as well as lending of the money. Apart from it, there right now, because this is a dynamic world, bank are doing so many things apart from this primary function, and lot of opportunity available for the bank. So secondary
market is also appear like bank is a transferring of fund from one country to another country in the form of remittance, outward remittance, inward remittance, bank giving advising of bills, advising when जब मैं LC वाली चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब ये सारा क्लियर करूंगा, कलेक्शन ऑफ बिल, एडवाइजिंग ऑफ LC, रिम्बर्समेंट ऑफ LC, डिस्काउंटिंग ऑफ LC, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, like issuance of BG, LC, deferred payment guarantee. But still these are a core function of the bank. Still these are the core function of the bank. They are using it since inceptions. अपार्ट फ्रॉम इट, क्योंकि अभी डायनेमिक वर्ल्ड है तो बैंक इसके साथ क्रॉस सेलिंग में भी आ गया है. क्रॉस सेलिंग लाइक म्यूचुअल फंड की सेलिंग एंड म्यूचुअल फंड की सेलिंग, LIC की सेलिंग एंड जनरल इंश्योरेंस की सेलिंग, इज लाइक दैट. अपार्ट फ्रॉम इट, बैंक आल्सो डू custodial service, self custody, deposit service, and like selling a third party, I mean providing a third party service also. Why? Because nowadays bank focus on it because of risk free income, or you can say this is a pure service income. There is no capital, no risk involved other than operation risk, no risk involved. So bank also promoting this kind of cross selling of third party product. Okay friend, but as you know that bank totally depend on lendings. So major chunk of the profit will come only from lending business of the bank. So this is a primary and utmost important function of the bank, and bank need to be focused on this, and for that purpose they need a specific workforce, those who are capable, those who are proficient in this field. They deploy their most advanced field, advanced staff in this particular arms. Okay, next. What is the credit from bank, FI and corporate perspectives? जहाँ तक हम बैंकों की बात है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पुरानी स्लाइडों में कि बैंकों के लिए क्रेडिट मीन्स पर्सन आज डिपॉजिट करता है, बैंक उसको लैंड कर देते हैं, देन उसको फर्दर लैंडिंग करते हैं, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब वो पर्सन उस पैसे को वापस करता है. तो दिस इज come from, I mean we already discussed from bank perspective. Here we talk about corporate perspective. Why corporate is required a credit? Generally corporates have the plans, or the person who is buying a new house or who is buying a new car, they have some plans, some motive, something. I mean they have plans so they can get a future income, but at present they don't have a sufficient money to buy that thing, to move in that ventures, or to complete that business ventures. So here the bank role will come. They approach the bank, sir, I have this amount of money, you can say that 1 crore rupees, and I want to set up one flour mill जिसका कॉस्ट करीबन 2.5 करोड़ आएगा. तो 2.5 करोड़ मेरे पास अभी 1 करोड़ है, मुझे 1.5 करोड़ चाहिए, और ये मेरा व्हाट यू कैन से दैट ये मेरा प्रोजेक्ट डिटेल है, ये मेरे प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल्स हैं, और ये मेरी एजम्पशन है. आप उन सब के बेसिस पे देख सकते हैं कि इसमें कैश फ्लो अवेलेबल है. अगर मैं इसको रन करता हूँ तो नेक्स्ट कमिंग 5 ईयर में ये 1.5 करोड़ अगर आप मुझे लैंड कर देते हैं तो मैं उसे रीपे कर सकता हूँ विथ इंटरेस्ट वॉट एवर यू डिसाइडेड, एंड डेफिनेटली दैट वन एज पर द मार्केट रेट. So here the borrower perspective come. He have a plan, he have a money. That money is not sufficient to fund their project, but he know that in future revenue is there from which if someone lend the money to him, he will repay with a interest to them after a certain period of time. Okay, so this is the corporate perspective. Now what is the importance of credit in a financial world? And you can say that in a world, not the financial world, respectable, what is the importance of credit in a world? From bank, FI, NBFC,
exchange of ownership. Exchange of ownership means bank lend the money to the borrower, but they are not actual owner. They are not actually hold that particular product or the stocks or the plant or the car or the house. They all are thing in the hands of the borrower. Borrower utilize them. So you can say that it's a symbolic transfer of ownership from borrower to bank. Bank hold the ownership of particular that product or the what you can say ventures, but person who borrow the money actually run it, actually control it, and actually decide the fate of it. Second, since borrower doesn't have enough money, so bank approach him, giving a financial aid to him, and these all financial aid come easy repayment terms. That means after assessing his project viability, his venture viability, his capability to repay the loan, bank set the repayment terms. So उस borrower के लिए ये बड़ा easy हो जाता है कि उसको आसान किस्तों पे वो उस लोन को चुका सके. Now economy. For economy, credit is utmost important thing, because without credit, as I said earlier, that person can use only 1,000, so he can deploy 1,000 rupees only. But if credit comes, pardon 1 minute. For economy, if that money move in the form of 9,000 or you can say 10,000 rupees, so its deployment rate is 10 times. So that that particular economy or the society where they want to deploy this 1,000 and create some asset, either the house or the factory or the some service organization, if bank use that money for a credit purpose and lend in a cyclic form, they can set up a 9 to 10 unit. That means another 8 to 9 unit for particular that industries. So suppose in a one industry, in a one shop or one establishment, you can deploy 10 people. If the 9 establishment is there, you can deploy 90 people. So you can encourage employment, you can give a more job to other person, and you can country will be more prosperous because of it. Since that 1,000, if 1,000 is there, only 10% will be 10% get employed. If 100 people employed, they will more consume the goods, they will more utilize the service, they will pay a more, earn a more, and this is a cycle effect come in economy of the country. So if economy of country move in what? In a GDP terms, in a multiply. That means if total production, gross domestic product is, suppose you can say 1 lakh, then it become a 9 lakh, 10 lakh or 8 lakh, definitely more higher than a normal things, without the credit things. Another electricity of a monetary system. Monetary system they provide a liquidity to the economy. बैंक इज लाइक बैंक एक्चुअली में एक फाइनेंशियल यू कैन से इंजन की तरह होते हैं इकोनॉमी के अंदर. इकोनॉमी में वो लोग मल्टीप्लायर इम्पैक्ट लेके आते हैं. मल्टीप्लायर इम्पैक्ट से जो चीज़ें स्लगिश या स्लो फॉर्म में चल रही होती हैं, बैंक उसको मल्टीप्लायर टर्म में लाके कई गुना स्पीड से उसको इम्प्रूव करा देते हैं. और इसी से ही हमारी रियल ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. जहाँ हम 10% एनुअल की स्पीड से ग्रोथ कर रहे होंगे, वहाँ हम 90% की स्पीड से ग्रोथ करने लगेंगे, यानी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी. तो बिकॉज रीजन इज बैंक, रीजन इज बीइंग
money can easily transfer from through the bank from one country to another country, one source to another source, one place to another source within a fraction of time. So easy money is available, as well as easy moving of money is available because of bank, because of this credit specifically. Third is socially. Yes, this is our social responsibility also. If we lend the money like this, those who have the good idea, great idea, as you know that a lot of startups are there, unicorn are there, they need the money, but they have a good idea but they don't have the money. So if banks or kind of financial institution giving this kind of hand to that entrepreneurs, they will encourage them, they will take a more risk, they will work more hard, and lot of new business, new encouragement, new employment will generate in the market. Apart from it, there are some sector where urgent financial need is required, like agriculture, small scale industries. Excuse me. Small scale industries. रुको. आप तो बैठ गए. Small scale industries, or you can say export finance also. The all field high risk is there, and generally those who are working in the field like the agriculture or the small scale, they will not get easily finance from the open market, or you can say the secondary market. So here bank will provide the help to them, encourage them, and so that they can set up their business and run very well, and whatever shortage of fund is there, bank will take care of them. Okay friend, we will move on next slide. Characteristics of credit. There are things which we have to understand before go in a deep in the credit field. Here are the terms which is at most focused by the credit managers in the banking as well as the financial institutions. First one is a confidence. What do you mean in confidence? पर्सन ए पर्सन बी के पास बोरोइंग के लिए आता है. पर्सन बी अगर उसको जानता नहीं है और उसे कभी उसकी बात नहीं, आई मीन देयर इज नो पर्सनल रिलेशनशिप एट ऑल, हाउ विल ट्रस्ट ऑन हिम? बिकॉज उसको उस पर उसको वो मनी उसको देना है, तो उसको उसके लिए उसको ट्रस्ट करना होगा. हियर द कॉन्फिडेंस विल कम. Confidence means the person who come in the bank, explain their project, their financial requirement, their financial need to the bank. Bank understand it. He is like a simple example is that if a person wants to buy a house, bank took his interview, understand whether he is a salaried employee or the businessman. If he is a businessman, what kind of business is doing, where is his establishment, how much turnover he earn. If he is salaried employed, where he is working, what kind of company is there, that company is a E-rated company, MNC company, or a triple rated, or a self-made organization kind of thing. So after taking all interview, understanding, bank understand bank build up the confidence on him, whether that person, whether they can lend to that person, or that person can return back the money. This is called a confidence, or you can say that this is depend absolutely on personal relationship as well as prima facie analysis of the requirement, of the particular company or the person.
Second one is the capacity. Capacity means a person who is borrowing a money have a capability of repaying a loan or not. From where? From on source or from other than on source. So bank have to understand that whether the person who is getting a money from the, borrowing the money from the bank, whether he is capable of repaying it. For that purpose, bank assess his cash flow or the income or the profit. All kind of thing. Bank assess his capability to repay a thing. A lot of tool will come, lot of software bank have to understand of the capacity of the borrower, whether he have a capacity to repay it. देखिए there are two things. पहला, उसके पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो उस प्रोजेक्ट को लगा सकता है, उसका आइडिया भी नोवेल है, वो उसको यूज़ कर सकता है, और वो अभी जहाँ पर है और उसके पास अभी सफिशिएंट फंड भी है और मार्जिन मनी देने के लिए. ये एक चीज़ हो गई जो कॉन्फिडेंस लेके आती है. लेकिन वो जिस प्रोजेक्ट को वेंचर को लगा रहा है वो कैश फ्लो सफिशिएंटली जनरेट करेगा या नहीं, या फिर अगर वो हाउस ले रहा है तो उसकी एग्जिस्टिंग सैलरी जो अभी सफिशिएंट है हाउस लेने के बाद EMI जनरेट होने के बाद भी सफिशिएंट होगी कि नहीं. दिस ऑल थिंग कम अंडर द कैपेसिटी. तो बैंकों को उसकी कैपेसिटी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है बिफोर लैंडिंग कि ये पर्सन रीपेइंग कैपेसिटी रखता है या नहीं. थर्ड पॉइंट आता है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी, एज यू नो दैट बैंक आर using the money of the depositor, they are lending the money of the depositor, so they are not the owner of the money. Actually they are custodian of that public money. They have to return back that money to the public when the time will come. So when they lend the money, they have to use the measures, fix some measure to get the security whatever lending they have done to that person. अगर उन लोगों को उसमें अगर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी और अगर वेंचर से उन लोगों को रिपेइंग नहीं हो पाती है तो उस केस में क्या वो उसे रिकवर कर पाएगा. इसलिए बैंक इसके लिए सिक्योरिटी लेते हैं. देखिए सिक्योरिटी फिर दो तरह की होती है. हम लोग जब बाकी के चैप्टरों में चलेंगे तो इसे ज़रूर पढ़ेंगे, तब इसे पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं और सिक्योरिटी पे चार्जेस किस किस तरह के क्रिएट होते हैं. जनरली सिक्योरिटी दो तरह की होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी. प्राइमरी सिक्योरिटी वो होती है जो उस पर्टिकुलर you can say that a person is borrowing the money from the bank for some purpose, some kind of purpose, use that money definitely. तो उस मनी से जो असेट क्रिएट होती है वो असेट उस लोन के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी कहलाती है. और जनरली जो रिपेइंग कैपेसिटी देखी जाती है वो फर्स्ट जो सोर्स होना चाहिए वो यही प्राइमरी एसेट्स होनी चाहिए. जिस मनी से विद इंक्लूडिंग मार्जिन मनी ऑफ द बोरोवर, जिस मनी से असेट्स क्रिएट हुई है दैट वन इज कॉल्ड अ प्राइमरी सिक्योरिटी. तो बैंकों के पास जनरली फर्स्ट चार्ज होता है इस सिक्योरिटी का, और इन केस ऑफ अगर वो बोरोवर रीपेइंग नहीं कर पाता है तो वे सिक्योरिटी से को सेल ऑफ करके और अपना मनी रिकवर करते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट there are other security which are not directly linked with the purpose of the loan. That security come under the collateral security. Collateral security, that means security which is not directly linked with the assets created from the loan itself. Loan and the margin of the borrower itself. Like what? Like suppose the person is getting OD or the CC, then he mortgage a house or the land or the commercial complex, that is come under the collateral, because the purpose of the loan is running the shop and he is providing also his residential house. The house is come under a collateral security. Pledge of share, assignment of LIC policy, lien on FD,
These all are come under the collateral security. So if primary security is not sufficient to repay a loan, I mean to cover up the loan, then collateral security will come. Bank will sell out their collateral security and recover their dues. So bank, apart from primary security, also took some collateral security to cover future expected losses. Then fourth one is a goodwill. The person who is borrowing the money is definitely doing some kind of job or the business, or you can say that some kind of job, business, or the salaried employed also in the market. That person knows that person's behavior, I mean business and professional behavior, that person's working will float it in the market. Excuse me. So banker generally approach their sources, their open market sources, that means other customers or the consultant, I mean, or the financial advisors or advocates, legal practitioner, and collect the information about the borrower. How is personal, I mean economically and personally, I mean professionally behave in the market. On the basis of that, they will understand the, I mean you can say that understand the motive of the loan, I mean motive of the person to get the loan, and to understand whether he is he wants to repay the loan or not. Look here, capability to repaying a thing, it is a different thing, but इच्छा शक्ति होना लोन, आई मीन लोन को चुकाने की, ये एक अलग चीज़ है. यानी उसकी योग्यता है लोन को चुकाने की, ये एक है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति है उस लोन को चुकाने की, दूसरी चीज़ है. तो हेयर द गुडविल विल कम थ्रू अंडरस्टैंड, थ्रू डूइंग अ ड्यू डिलिजेंस इन द मार्केट. पर्सन विल अंडरस्टैंड कि इसकी आई मीन इच्छा शक्ति है या नहीं है फ्यूचर में लोन चुकाने की. देन fourth one, size of credit. Size of credit means person is giving, I mean giving some kind of projection and asking about the money. He said that कि मेरे पास मार्जिन के लिए काफ़ी पैसे हैं और आप मुझे लैंड करते हो तो मैं ये स्केल पे काम कर, I mean इसको है ना एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ये फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट में लगा सकता हूँ. Here bank generally see whether his current exposure, I mean the current venture, his past experience and his understanding to particular field at what level. I mean the simple person is doing a business kind of flour mill, and suppose if he want to establish a oil mill, and that particular, I mean, and that a different kind of thing, I mean this is the domestic local supply unit where they supply a float to local market, and for edible oil they want to go at a pan India level, they want to export the oil in the market, I mean in the world outside India. So bank need to understand that he is taking so much risks without getting that experience. So that kind of big big credit is required for him or not required. Then third thing, last thing will come, period of credit. Whenever bank lend a money to borrower, they assess their project or their business cycle. If it's the working capital requirement, they are either they cyclic, seasonal, or they are regular. So the bank has to understand कि वर्किंग कैपिटल, आई मीन वो कब तक गुड्स को बाय करने के बाद रखेगा, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उसका फिनिश गुड्स बनाएगा और उसको बनाने के बाद मार्केट में बेचेगा क्रेडिट पे, और उसके 3 महीने बाद 2 महीने कितने टाइम के बाद उसको पेमेंट आएगी. हियर इज लाइक 5 month or 6 month, or you can say this 7 month cycle is there. So this period
to be ascertained, I mean if he lend the money to the borrower for for funding a working capital requirement, that working capital requirement return back to the in the business after what period of time. In the similar fashion, like project finance, if he lend the money to set up or establish a project like road, port, highway, power, rice mill, oil mill, the borrower will earn the money from the market and in the future, and the basis of that they give their financial projection to the bank. Analyze the financial projection, match with other competitor and analyze on the basis of industry specific information they have, and on the basis of that they understand if they lend the money to the borrower for particular this project in how many period. I mean, there is one is the economic life cycle of the project. Suppose you can say that the economic life cycle of the port is 25 or 35 year, but bank will not wait for 35 year. The bank will assess their cash flow. That means in how much, मतलब कितने समय में वो कितने कम से कम समय में वो विदाउट बिजनेस पे हैम्पर किए अपनी मनी को रिकवर कर सकता है. लेट्स से कि 25 साल इकोनॉमिक लाइफ है प्रोजेक्ट की, लेकिन उसको 7 साल 8 साल में ही उतना कैश फ्लो आ जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कि इस लोन को रीपे कर सके, तो वो बैंक उसको उतने ही पीरियड के लिए लोन देंगे. ऐसा नहीं है कि उसको 15 ईयर्स के लिए दे दिया और उसको आइडियली वो मनी को आइडियली उस मनी को पड़ा रहने दे. वो जिस प्रोजेक्ट में ना फंडिंग की है उस प्रोजेक्ट के अंदर में जितना कैश फ्लो जनरेट होगा उस कैश फ्लो के बेसिस पे उसमें क्वेश्चन रखते हुए वो लोग उसका टाइम पीरियड सेट करेंगे. So these are the characters from my banking, from my experience I told you. Now we will move on next slide. My dear friend, I told you earlier because as you also understand, मैंने जितना एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से क्रेडिट में काफ़ी सारी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, क्रेडिट में काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, इसलिए क्रेडिट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है. बिकॉज आपको मल्टीपल डायमेंशन में मल्टीपल एस्पेक्ट में सारी चीज़ों को कवर करते हुए डिसीजन लेना होता है. जो डिसीजन आपके यू कैन से रैशनल डिसीजन, आई मीन रेशनल बिहेवियर में होते हैं कि आपको उसकी प्राइसिंग, आपको उसका अमाउंट, आपको बोरोवर का मार्जिन, इन सब टर्म और बहुत सारी पेमेंट की टर्म्स और बहुत सारी डॉक्यूमेंट लीगल फॉर्मेलिटीज़, उन सबको ध्यान में रखते हुए उस क्रेडिट में आई मीन उस पर्सन को लोन देना होता है. दैट मीन्स क्रेडिट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्किल्ड आई मीन लॉट ऑफ पेशेंस एंड स्किल्ड मैनर. आई मीन उस पर एक्सक्यूज मी काट दें टू स्टार्ट. देखिए दोस्तों, क्रेडिट में आपको लैंड करना है मनी, पर्सन को लैंड करना है, आपको उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट यू आर नॉट द इंजीनियर. आपको उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी देखनी पड़ेगी, बट यू आर नॉट द लॉयर. इन द सिमिलर फैशन यू अंडरस्टैंड थोरोली इस बिजनेस ऑल्दो यू आर नॉट द बिजनेसमैन. उसके लिए आरबीआई ने, बैंकों ने, एफआईज ने काफ़ी सारे टूल्स, काफ़ी सारे आई मीन क्या कहूँ, यू कैन से दैट मेजरमेंट दिए हुए हैं ताकि ऑफिसर जो लोग उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं उनको मदद मिल सके, वो उनके बेसिस पे अपना असेसमेंट कर सके और उस असेसमेंट को फाइनल डिसीजन के लिए प्रेजेंट कर सके. तो सिंस क्रेडिट में काफ़ी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसमें ट्रेनिंग इज़ अटमोस्ट रिक्वायर्ड. उसके लिए बैंकें इंटरनल लेवल पे भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग देती हैं. बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं और उनमें सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं जो टाइम ऑन टाइम बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को बुलाते हैं और उनको इस स्पेसिफिक फील्ड की ट्रेनिंग देते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, एज यू नो दैट आरबीआई की स्लाइड
मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आरबीआई का नोटिफिकेशन वगैरह भी है इसमें कि जो भी लोग क्रेडिट में काम करना चाहते हैं वो लोग क्रेडिट में काम करना चाहते हैं वो लोग कुछ कोर्सेज करें, कुछ सर्टिफिकेशन करें ताकि उनकी नॉलेज इन्हांस हो, उनका व्हाट यू कैन से दैट उनकी स्किल्स इम्प्रूव हों और उनको वाइड एरे ऑफ दिस फील्ड अंडरस्टैंड करने के लिए मिले। इसके लिए हमारी जो रेटिंग एजेंसियां हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ को, गवर्नमेंट कंपनीज़ को अपनी क्रेडिट रेटिंग देती हैं और उनके बेसिस पर जो बैंक को उसका यूज़ करती हैं अपनी लैंडिंग डिसीजन में, वो इसके लिए कोर्स प्रोवाइड कराती हैं। हमारे यहाँ 6 रेटिंग एजेंसी हैं। 6 रेटिंग एजेंसियों में से मूडीज़ प्रोवाइड कराती है, क्रिसिल, केयर एंड ब्रिकबर्थ, ऑल आर प्रोवाइडिंग अ सर्टिफाइड क्रेडिट कोर्स। That one credit course recognized by the bank also. Apart from it, IIBF है, BSc है और NIBM अपने रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी कराती है। लेकिन इन सारे डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज में तो सबसे ज़्यादा जिसकी रिकॉग्निशन है वो है IIBF के कोर्सेज की, बिकॉज IIBF बैंकों के द्वारा सेटअप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा सेटअप किया हुआ बैंकों की हेल्प के लिए बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन है जो काफ़ी सारे नहीं बल्कि सारी ही बैंक की फील्डों को कवर करते हुए ट्रेनिंग कोर्स और ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। और सर्टिफाइड क्रेडिट सिमिलर फैशन IIBF ने क्रेडिट फील्ड में भी काफ़ी सारे कोर्सेज दे रखे हैं, जैसे फॉर MSME, फॉर ट्रेड फाइनेंस एंड फॉर यू कैन से दैट इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस। जो उन्होंने कोर क्रेडिट में काम करने के लिए कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है वो है ये वाला सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल। सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल IIBF के द्वारा दिया जाने वाला एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसके थ्रू जिसको करने के बाद आप इजीली क्रेडिट की फील्ड में काम कर सकते हैं। Who can do a CCP? Those who work in a credit department, those who want to work in a credit department, they are still in the bank, but they are not working in the credit department, but they want to work in a credit department, or the person is specific identified by the bank or recognized by the bank to work in a credit, and apart from his student जो अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं, उनको क्यूरियोसिटी है, उनको अपना CV इम्प्रूव करना है, वो लोग CCP का कोर्स कर सकते हैं। okay. यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते थे, जैसे जो भी नए पोस्टेड ऑफिसर्स हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट है वो लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। क्रेडिट डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, प्राइवेट बैंकों में हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइक NBFCs हैं, उनमें काम कर रहे हैं, वो लोग इस कोर्सेज को कर सकते हैं। और इसके अलावा RBI ने भी डायरेक्शन दी हुई है कि एक्चुअली RBI काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही थी कि बैंकिंग क्रेडिट में जो डिसीजन हो रहे हैं या क्रेडिट डिसीजन में जो NPA बढ़ रहे हैं, क्रेडिट में जो NPAs बढ़ रहे हैं, इम्पेयर्ड असेट बढ़ रही हैं और लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं बैंकों को। इसके पीछे एक मेन रीज़न ये भी है कि बैंकों के पास सफिशिएंट क्रेडिट अंडरस्टैंड करने वाला स्टाफ नहीं है। बैंकों के पास वो लोग जो क्रेडिट में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, जो क्रेडिट में काफ़ी नॉलेज रखते हैं, ऐसे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। तो RBI ने इस कमी को इस प्रॉब्लम को समझते हुए बैंकों को एडवाइस किया कि वो लोग अपने कैपेसिटी बिल्डिंग करें, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम करें और साथ में IIBF रेटिंग एजेंसीज को बोला आप कोर्स डेवलप कीजिए, इसके लिए सर्टिफिकेशन कोर्स डेवलप कीजिए और बैंकों को उन कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए फॉलोअप कीजिए। लेटर ऑन बैंक ने इसके लिए गाइडलाइन भी निकाली कि RBI ने इसके लिए गाइडलाइन भी निकाली कि जो लोग क्रेडिट में काम करना चाहते हैं, लोग काम कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इन कोर्सेज को कर लें और अगर वो लोग क्रेडिट में अपने आप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेटर ऑन जो लोग क्रेडिट में आते हैं या आना चाहते हैं
उन लोगों के लिए भी आरबीआई ने एडवाइजरी करी कि इस कोर्स को करने से आपको क्रेडिट का नॉलेज मिलेगा, आपको क्रेडिट की आपकी स्किल इम्प्रूव होगी, जो आपके बैंकिंग लाइफ में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एज यू अंडरस्टैंड, मेरे कलीग सुप्रभा मैम ने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ सीसीपी में इसके बारे में बताया था डिटेल में, इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैं इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। आप इनसे संबंधित चीज़ों के लिए उनका वो वीडियो देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, एज ई टोल्ड अर्लियर, हमारे जो प्रीवियस कलीग हैं उन लोगों ने अपनी पीपीटी में, उन लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन में ये बताया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है जो 100 मार्क्स का होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है और मिनिमम 2 घंटे का उसको करने के लिए टाइम होता है। इसके अलावा एक क्लासरूम ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग होती है जो 3 दिन की होती है, 10 से 5 रहती है। उसमें एवरी डे एक मॉक असेसमेंट होता है और एंड ऑफ द ट्रेनिंग आपका फाइनल असेसमेंट होता है जिसमें आपको 50 में से 25 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं होती, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। सिलेबस ऑफ सीसीपी कोर्स थक गए।